नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 2022 में आपका एमटीएस का एग्जाम लिया गया था पिछला बार कुल 48 शिफ्ट में, और यह वीडियो नंबर 15 है। यानी दोस्तों 48 शिफ्ट में कुल हम लोग 14 शिफ्ट के प्रश्न देख चुके हैं। 25-25 प्रश्न आपके एमटीएस में पूछे जाते हैं जीके से। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस बार जीके और इंग्लिश पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। एसएससी ने ऐसा बोला है, नोटिस दिया है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, जीके और इंग्लिश को बनाइए स्ट्रॉन्ग और सिलेक्शन इस बार लेकर दिखाइए। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 11 जुलाई 2022 के थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए दोस्तों, डिटेल में हम लोग डिस्कशन करते हैं ऑप्शन के साथ। ठीक है, जो भी पुराने छात्र हैं उनको पता है कितना मजा आता है वीडियो के दौरान। तो दोस्तों आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। 1 सेकंड का आपका समय लगेगा, 0 पैसा लगेगा दोस्तों। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगे या कोई समस्या हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए, पहला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रश्न पूछ लिया गया है कि प्राचीन निमराना बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर तो अलवर हो जाएगा, लेकिन राजस्थान भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्राचीन निमराना बावड़ी जो राजस्थान में स्थित है, किस जिला में है राजस्थान के, तो अलवर जिला में है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, इसके बारे में मैंने जानकारी इकट्ठा किया तो पता चला कि राजा मानसिंह जो थे, इनके द्वारा यह बनाया गया था निमराना बावड़ी। 1740 में बनवाया गया था मानसिंह के द्वारा। ठीक है, 250 फीट जमीन से अंदर यानी गहरी है, और 9 मंजिला इमारत है। ये प्रश्न भी आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि निमराना बावड़ी राजस्थान जो अलवर जिला में कितने मंजिली इमारत है दोस्तों, तो 9 मंजिला इमारत है। याद रखिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है। ठीक है, आइए चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अब आपके सामने है, फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं फील्ड हॉकी टीम में, आपको पता है। ठीक है, यहाँ डिटेल्स की जरूरत हमको नहीं लगता है, आपको भी नहीं लगना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफर थी। तो सरोज खान, आप लोग इनको बढ़िया से पहचानते हैं दोस्तों। क्या है ये, तो कोरियोग्राफर है सरोज खान, याद रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इनके बारे में तो जानते हैं, माधुरी दीक्षित, काजोल और श्रेया घोषाल बॉलीवुड से संबंधित है। माधुरी दीक्षित एक्ट्रेस है, काजोल भी एक्ट्रेस है, और श्रेया घोषाल संगीत है, सिंगर गाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों फ्रीडम इन एग्जाइल जो है दलाई लामा की आत्मकथा है। याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। दलाई लामा से यह प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है कि फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी है, तो दलाई लामा की आत्मकथा है। चलिए, यहाँ डिटेल्स तो जानना हमारा मौलिक कर्तव्य है। देखिए, महात्मा गांधी की एक पुस्तक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सत्य के प्रयोग। सत्य का प्रयोग जो है किसका है, महात्मा गांधी का है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। नेल्सन मंडेला, इनको तो आप लोग इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, इनकी पुस्तक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की पुस्तक है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल अब आपके सामने, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में किसके तहत शुरू की गई थी। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की तरफ से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 2015 में शुरू की गई थी, किस मंत्रालय के द्वारा, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई थी। एसएससी जीडी में प्रश्न यह पूछा जा चुका है। इससे पहले 2022 का ये पेपर जो देख रहे हैं एमटीएस में भी यह प्रश्न पूछा गया है, तो 2023 के लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए, खिलजी वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछता है तो जलालुद्दीन फिरोज
खिलजी याद रखिएगा, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक है। सैयद वंश की तरफ चला जाए तो खिज्र खान का नाम आपको पता होना चाहिए। खिज्र खान के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई थी। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया? अच्छा, किसी ने तो शुरू किया होगा तब ना समाप्त किया होगा कोई। देखिए, द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने, इसका तो ये उत्तर हो गया। लेकिन किसने बंगाल में द्वैध शासन शुरू किया था, यह प्रश्न भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव जो 1765 में द्वैध शासन कहाँ शुरू किया? तो बंगाल में शुरू किया। और वारेन हेस्टिंग 1772 में, यानी 7 साल बाद वारेन हेस्टिंग जब गवर्नर बना तो इसने हटा दिया बंगाल में द्वैध शासन, ठीक है। विलियम बेंटिंग आपको ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए, विलियम बेंटिंग के समय 1829 याद रखिएगा सती प्रथा का अंत हुआ था। इसी के शासनकाल के दौरान विलियम बेंटिंग के 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था, इसके शासनकाल में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसी राज्य के राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया गया जाता है? ठीक है, देखिए दोस्तों, किसी भी राज्य का अगर राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही इसकी नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बार बार पेपर में दिखता है यह प्रश्न। अगला सवाल, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 25 मार्च 2022 को लोकसभा में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो अमित शाह के द्वारा पेश किया गया था दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022, जो कि 25 मार्च 2022 में लोकसभा में पेश किया गया था अमित शाह के द्वारा। अब आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अमित शाह अभी कौन से मंत्री हैं, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल अब आपसे पूछा गया दोस्तों कि हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल जो है भारत के उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में जरूर दिखते हैं, तो याद रखिएगा। हस्तिनापुर लौह कार्यान्वयन स्थल जो है भारत के वर्तमान राज्य की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अब आपके सामने है, इनमें से किस खनिज द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है? तो दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण जो है आयोडीन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आयोडीन के द्वारा दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है, याद रखिएगा। आयोडीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2020-21 में आयोजित किया गया में नहीं खेला गया था? देखिए दोस्तों, जो 2021 में आयोजन किया गया था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में ना होकर 21 में इसका आयोजन किया गया था, उसमें वुशु जो खेल है दोस्तों, वुशु, इसका आयोजन, यह खेल शामिल नहीं हो पाया था, याद रखेंगे। बाकी कुश्ती हो गया, मुक्केबाजी हो गया, भारोत्तोलन हो गया, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में ये खेल खेला गया था, लेकिन वुशु खेल जो है यह नहीं खेला गया था। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया है, ठीक है। अगला सवाल अब आपके सामने है, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? देखिए दोस्तों, हॉर्नबिल उत्सव की बात करें तो नागालैंड। इम्पोर्टेंट सवाल है, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा कर देख लीजिए, हॉर्नबिल उत्सव से प्रश्न पूछा ही गया है। और मैं बता दूं दोस्तों कि आपको उत्सव से प्रश्न याद करके जाना है पेपर में, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैंने टॉपिक भी करा रखा है, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, नहीं तो एग्जाम के बाद अगर आप देखते हैं तो बहुत अफसोस होगा, ठीक है। देखिए, बिहार की अगर बात किया जाए उत्सव, तो छठ पूजा जो आज ही था, छठ पूजा, याद रखिएगा। छठ पूजा बिहार में होता है, धूमधाम से होता है, ज़बरदस्त रूप से होता है दोस्तों। कर्नाटक की बात किया जाए तो बार बार बताया गया है, कंबाला कर्नाटक का हो गया फेस्टिवल। और केरल की बात किया जाए, केरल, तो विशु आपको याद रखना है, ठीक है। और एक और याद आप लोग को होगा ही, ओणम, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल 18 नंबर, भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम परलैंगिक ट्रांस महिला इनमें से कौन सी है? देखिए दोस्तों, भारत
नाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार मिला है? प्रथम परलैंगिक यानी ट्रांसजेंडर को यह अवार्ड मिला, वो कौन सी महिला है? तो याद रखिएगा नर्तकी नटराज। अभी मैंने कराया है ना पुरस्कार, जाकर थोड़ा करके देखिए उस वीडियो को और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि यह प्रश्न जो नर्तकी नटराज को सम्मानित किया गया, क्या यह प्रश्न आपको वहाँ देखने को कितने बार मिला, ये जरा बता दीजिएगा। 2023 में आपका जीडी का एग्जाम हुआ, उसमें प्रश्न जो पूछे गए पुरस्कार और अवार्ड से, यह प्रश्न लगभग 2 या 3 बार मुझे याद आ रहा है कि प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न हूबहू प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्या मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है? क्या प्रश्न यह दिखा आपको? जीडी के जो टॉपिक मैंने करा रखा है 2023 वाला जो एग्जाम हुआ, तो उसमें से एक एक प्रश्न मैंने करा रखा है दोस्तों, ठीक है? तो अगर आप लोग सीरियस हैं तो जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को, ठीक है? आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी? याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं? विटामिन सी का ही नाम है। और सबसे अधिक किस में होता है? 4 ऑप्शन दिख रहा है, तो अमरूद इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? वैसे याद रखिएगा खट्टा फल में पाया जाता है विटामिन सी, तो अमरूद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अब आपके सामने आ गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से संबंधित है? तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी का शोषण हो रहा है तो वो कंप्लेन कर सकते हैं, यानी उसका मौलिक अधिकार की हनन की जा रही है, तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार यह केस दर्ज हो जाएगा और काफ़ी मुश्किल हो जाएगा सामने वाला का छूटना। तो याद रखिएगा हमारा संविधान हमको मौलिक अधिकार देता है दोस्तों, और इसका शोषण कोई नहीं कर सकता है, इसका हनन कोई नहीं कर सकता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है? देखिए, तो मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से संबंधित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसका थोड़ा अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं तो इसका अनुच्छेद तो आपको एकदम जीभ पे, ओठ पे, जहाँ जहाँ रहना चाहिए वहाँ वहाँ रहना चाहिए, ठीक है? देखिए दोस्तों 23 और 24 अनुच्छेद में यह उल्लेखित है संविधान में, ठीक है? देखिए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद में? ये भी हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों। तो अपने मौलिक अधिकार का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछा जाता है। तो आर्टिकल 29 में बताया गया है कि संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में है, यानी 32 नंबर अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात किया जाए तो 25 से 28 में आपको मिल जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर एन राजम किस वादक के रूप में विख्यात हैं? तो दोस्तों डॉक्टर एन राजम जो है वायलिन से संबंधित है, यानी वायलिन बजाने में इनको महारत हासिल था दोस्तों। याद रखिएगा डॉक्टर एन राजम को वायलिन से संबंधित है। अच्छा, वायलिन से एक और व्यक्ति हैं जो कि पेपर में जरूर पूछ लिया जाता है, तो वो है दोस्तों एल सुब्रमण्यम। एल सुब्रमण्यम भी वायलिन से संबंधित व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, ठीक है? बांसुरी आपको दिख रहा है ना, तो याद रखिएगा हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है। वीणा से संबंधित असद अली खान है, और गिटार से संबंधित जेरी रीड, याद रखिएगा। यह प्रश्न अगर पूछ लिया जाता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए, लेकिन याद रखिएगा गिटार से संबंधित है जेरी रीड, ठीक है? आइए चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अब आपके सामने फिर से आ गया। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? बताइए, बक्सर का युद्ध चाहे किसी भी एग्जाम में बैठिए, अगर हिस्ट्री से प्रश्न बना तो बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध, ये सारे युद्ध ऐसे, जैसे पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, ये सारे इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए बक्सर के युद्ध के बारे में हम लोग पूर्णतः जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। देखिए बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नेतृत्व किया है हेक्टर मुनरो, ये तो हो गया ब्रिटिश की तरफ से। दूसरी तरफ थे दोस्तों शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय था, शुजाउद्दौला था और मीर कासिम था। ये जो शाह आलम द्वितीय है यह मुगल सम्राट था। शुजाउद्दौला जो है दोस्तों अवध का नवाब था, और मीर कासिम, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, बंगाल का नवाब था। इन तीनों को मिलाकर दोस्तों सेना बनाई गई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो के बीच यह युद्ध हुआ। कब हुआ था?
पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है। 1764 में यह युद्ध हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं अब अगले सवाल को। अगला सवाल है, इनमें से किसे 2021 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? देखिए दोस्तों, 2021 की बात करें तो आलिया भट्ट। अब आप बोलिएगा कि सर 2021 तो चला गया, 2022 में भी मिला है, किसको मिला है? तो याद रखिएगा 2022 का आपसे पेपर में पूछेगा, 21 का तो नहीं पूछ सकता है, 2022 का पूछ लेगा, 21 का भी पूछ सकता है दोस्तों, तैयार रहिएगा। तो आलिया भट्ट 21 का और 22 का अगर पूछता है तो बिल्कुल आपको सही उत्तर बताना है। सोनाक्षी सिन्हा को 2022 का पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, सोनाक्षी सिन्हा को। तो ये था दोस्तों कुल हमारा थर्ड शिफ्ट का प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों। कितना अच्छा डिटेल्स आपको लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्र के पास शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगा कर पढ़िए, सिलेक्शन लेकर दिखाइए।